नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 4 हम कर रहे हैं, जिसमें कि हमने भारतीय नवजागरण के बारे में पढ़ा है, हिंदी नवजागरण के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने खड़ी बोली आंदोलन जो रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सारे विषय हमारे हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे 2 विषय जो आपस में जुड़े हुए हैं, बल्कि कहें कि जो हम पढ़ चुके हैं इस इकाई 4 में, सारे ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु और हिंदी नवजागरण की। भारतेंदु जी और उनके युग के जितने भी साहित्यकार रहे हैं वो, उनका हिंदी नवजागरण में क्या योगदान रहा है, और उसके बाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं और उनके समकालीन जो साहित्यकार रहे हैं उनके द्वारा हिंदी नवजागरण में जो भी उन्होंने सहयोग दिया है, उसके बारे में हम इकाई 4 में जो उदाहरण हम पढ़ सकते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं जिनके द्वारा जो है हिंदी नवजागरण की बात की जाती है। हमने भारतीय नवजागरण पढ़ा कि 1857 की क्रांति से प्रारंभ होती है, और उसके बाद जब वो हिंदी बहुल क्षेत्र जो होते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में जब वो भारतीय नवजागरण आता है, जो कि बंगाल नवजागरण से अलग है बिल्कुल, तो वो हमारा हिंदी नवजागरण कहलाता है। और हिंदी नवजागरण में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वो हमारे साहित्यकार रहे हैं, जिसमें पहला जो भाग आता है वो भारतेंदु जी का आता है, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आता है। तो बारी बारी से हम दोनों को पढ़ते हैं, देखते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि है ये हिंदी नवजागरण, भारतीय नवजागरण का जो पाठ है। इसके बाद हम गांधीवाद, मार्क्सवाद वगैरह ये सब भी पढ़ना है हमें इसमें। तो आज भारतेंदु और हिंदी नवजागरण की बात करते हैं। तो हिंदी नवजागरण की जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से होती है, और उसका प्रभाव जो है प्रयोगवाद और प्रगतिवाद साहित्य पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे तो कहें हम, भारतीय नवजागरण की शुरुआत तो हमारी 1857 की क्रांति से होती है। उसके बाद जो है भारतेंदु युग आएगा उसमें, और द्विवेदी युग आएगा। और जो भारतेंदु युग में जब हिंदी नवजागरण की शुरुआत हो रही है तो उसका प्रभाव जो है प्रयोगवादी और प्रगतिवादी साहित्य पर भी हमें दिखाई देता है। भारतेंदु युग के जो भारतेंदु जी से लेकर इनके युग के जितने भी साहित्यकार वो हैं, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा, सिया राम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन, रामविलास शर्मा जैसे कवियों की कविता में कहीं ना कहीं नवजागरण का अंश जो है वो हमें दिखाई देता है। और आप देखेंगे तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में आप काव्य वाला जो हमने हिस्सा पढ़ा है उसमें भी, आप जब हम आधुनिक काल पढ़ते हैं, 4 हमारे कालों में जो अंतिम काल है आधुनिक काल, तो उसमें हम भारतेंदु युग द्विवेदी युग पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से भी हमें बहुत सहायता मिलती है इस वाले प्रत्यय को पढ़ने के लिए। जिस तरह पश्चिमी नवजागरण से भारतीय नवजागरण भिन्न है, उसी तरह बंगाल के नवजागरण से हिंदी नवजागरण जो है भिन्न है। ये बात हमें समझनी है। बंगाल में जो नवजागरण प्रारंभ हुआ था वह जो है हिंदी बहुल क्षेत्रीय जो जगहें थी वहाँ के नवजागरण से भिन्न है। इसके बारे में हम जो है पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं भारतेंदु और हिंदी नवजागरण देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के जो आधुनिक युग का प्रारंभ होता है वो सन 1857 से माना जाता है। हिंदी साहित्य में उसे भारतेंदु युग के नाम से पहचाना जाता है। इस युग में जो है जन चेतना जो है पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। तो आधुनिक युग का प्रारंभ तो 1857 के बाद से हो जाता है जब भारतेंदु जी आते हैं, और उसी युग को हम कहते हैं भारतेंदु युग। तो इस समय में जो है पुनर्जागरण काल भी, इसे कई लोग बोलते हैं नवजागरण काल भी बोलते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, इन्होंने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से जातीय संगीत अर्थात लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया था। अब हमें क्या करना है, इन जो दोनों विषय हैं हमारे भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, व द्विवेदी युग के साथ में हिंदी नवजागरण, तो इस विषय में हमें उदाहरण जो है मेन हमारे जो है प्रश्न बनते हैं उदाहरणों पे कि ऐसी कौन सी कविता रची गई है जो कि हिंदी नवजागरण में योगदान देती है, किसने रची है। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे आ सकते हैं। आप इस विषय को करने के लिए आप जो है भारतेंदु काल और द्विवेदी काल जो आधुनिक काल में हमने पढ़ा था वो विषय भी अगर आप वहाँ पे मजबूत कर लेते हैं तो ये इस विषय की तैयारी भी आपकी आसानी से हो जाती है। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध है यहाँ पे, और शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण जो है अधिकाधिक अपनाने लगे थे, क्योंकि नवजागरण की बात थी। जितनी कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, उनको खत्म करने की बात थी, सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म करने की बात थी। तो इसके लिए जो है साहित्यकार तो जाग ही रहे थे, साथ में जो क्रांतिकारी है वो अपना काम तो कर ही रहे थे, साहित्यकारों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान की है। और राष्ट्रीय भावना का उदय जो है वो इस काल की अनन्य विशेषता है। तो इस काल की जो विशेषता कही जाएगी भारतेंदु
भारतेंदु युग की वो राष्ट्रीय भावना का उदय है कि इन्होंने जो है सबके दिलों में राष्ट्रीय भावना को जो है जगा दिया था कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, हमें अपने देश को आज़ाद तो कराना ही है, साथ ही साथ जो ये अंधकार है कुरीतियों का और अंधविश्वासों का, इसे भी हमें ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म करने के लिए जो है साहित्यकारों ने अपनी कविताओं का सहारा लिया। फिर भारतेंदु युगीन जो कवि हैं उनका काव्य फलक जो है अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियाँ एक और भक्तिकाल व रीतिकाल से भी अनुबद्ध हैं, तो दूसरी और समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी उनमें अभाव नहीं है। यानी कि उस समय जो भी उस परिवेश में जो भी विषय चल रहे थे उनके प्रति हमारे साहित्यकार जागरूक थे। भारतेंदु युग की जो पृष्ठभूमि है एक नई चेतना से व्याप्त थी, यानी कि नए नए विषयों पर काम कर रहे थे भारतेंदु जी, तभी तो आधुनिक काल बोला गया है उसे, आधुनिकता थी उस टाइम पर। भारतेंदु युग में जो है राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति दो रूपों में हमें मिलती है। एक रूप तो प्राचीन परिपाटी की श्रृंगार रस भीनी कविताओं में है, जो अधिकांश ब्रज भाषा में हमें कुछ रचनाएं उनकी मिलती हैं जो श्रृंगार रस से प्रभावित थी। दूसरा रूप जो हमें मिलता है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना है वो नई उमंगों को लेकर नए भाव से खड़ी बोली में प्रकट हुआ। यानी कि एक जो चल रही थी कविताएं वो तो चल रही थी ब्रज भाषा में जिसमें श्रृंगार रस भी हमें मिलता है, तो दूसरा रूप जो हमें मिल रहा था उसमें जो है खड़ी बोली में मिल रहा था हमें, और इसी दूसरे नए रूप का जो प्रधान विषय था वो राष्ट्रीयता का पोषण था। यानी कि देशभक्ति की भावना भी बोल सकते हो, और राष्ट्र से संबंधित जितने विषय आते हैं इसमें वो सारे ही कई भाव जो थे इसमें सन्निहित हैं। देश प्रेम जो है इसका मूलाधार है। देखिए आप जब साहित्यकार जो है इस प्रकार की कविताएं रचने लग जाए कि उससे देश प्रेम की भावना आए, देशभक्ति की भावना आए, तो लोग जो है क्यों नहीं देश की तरफ जाएंगे और क्यों नहीं देश के लिए कुछ ऐसे काम करेंगे ताकि हमारे देश का उद्धार हो। और आज़ादी की बात तो हमारी चल ही रही थी, देश को आज़ाद कराना था, तो ये कविताओं का तो बहुत ही अहम भूमिका हमें इसमें नज़र आती है। फिर भारतेंदु ने जो है भारत दुर्दशा नाम की कविता में देश की दुर्दशा पर क्रंदन मिलता है, तो इनकी ये कविता भी बहुत काम करती है उस जो है समय में। फिर भारत दुर्दशा अगर कविता की दो पंक्ति देखें तो रोबहु सब मिली के आबहु भारत आई हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए, तो भारत की दुर्दशा के ऊपर बात की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत में जो भी दुर्दशा इस टाइम चल रही है चाहे तो वो अंग्रेज़ों की वजह से चल रही है, और जो है अंग्रेज़ों ने ही बहुत काम किया है इन कुरीतियों को लाने का भी, उनकी वजह से ये जो है समस्याएं पैदा हुई जो है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है इस प्रकार की कविताएं जो है रची गई हैं। भारतेंदु जी ने जो है राष्ट्रीय भावना की सबसे अधिक अभिव्यक्ति जो है अपने नाटकों में की है। उदाहरण के लिए भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि। उनके नाटकों में जो है हिंदू मुस्लिम संघर्ष की झलक भी मिलती है, तथापि उनमें राष्ट्रीयता का सूत्रपात भी हुआ है। तो ये सारे तथ्य हैं जो उनकी कविताओं के बारे में हैं। भारतेंदु जी की राष्ट्रीय भावना के दो रूप हमें मिलते हैं। एक तो वर्तमान समय की दुरावस्था का करुण चित्रण तो वो कर ही रहे थे, साथ ही साथ अतीत गौरव मान अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की भावना भी उनकी कविताओं में नजर आती है, जो हमारे इतिहास का गवाह बनती है, जो हमारे इतिहास के बारे में गौरवमयी बातें जो है कविता में हमें नजर आती हैं। उस समय की दुरावस्था का भी चित्रण किया है और अतीत का भी चित्रण किया गया है। फिर सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद का एक रूप जो है स्वदेशी आंदोलन है। निज भाइन के रचे वसन भूषण नहीं भावत, विदेशी वस्तुओं का जो है इसमें बहिष्कार किया गया है कि इस प्रकार के जो हमें आभूषण हैं, इस प्रकार की जो हमें कपड़े हैं विदेशी, उनका बहिष्कार किया गया था। तो इस प्रकार से जो है उनकी कविताओं में भी हमें नज़र आता है। फिर बाल मुकुंद गुप्त की जो काव्य पंक्तियां हैं, आओ एक प्रतिज्ञा करें एक साथ सब जीव मरे, अपनी चीज़ें आप बनाओ उनसे अपना अंग सजाओ, तो ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो किया है इन्होंने साहित्यकारों ने, इनकी कविताओं में हमें नज़र आता है। भारतेंदु युग की सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना का ही एक रूप देश की दयनीय अवस्था से प्रेरित होकर ईश कृपा की प्रार्थना है, यानी कि भगवान से भी प्रार्थना की जा रही है अपने देश के लिए। जैसे कि नील देवी, एक नाटक में नील देवी की प्रार्थना की गई है, तो सब प्रार्थनाएं भी जो की जा रही थी उस समय वो अपने देश के लिए की जा रही थी। फिर राष्ट्रीय भावना के हमें अन्य रूप भी देखने को मिलते हैं। आज़ादी की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग का ओजस्वी स्वर सुनने को मिलता है हमें कविता में। जन्मभूमि प्रेम दिखाई देता है। युग प्रवर्तक के रूप में हमें भारतेंदु नजर आते हैं, जो युग का प्रवर्तन करना चाहते हैं ताकि सारी अंधविश्वास रूढ़ियाँ जो है खत्म हो जाएं। और हिंदी भाषा जो खड़ी बोली थी उसका परिष्कार भी देखने को मिलता है हमें। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो इस प्रकार से बहुत सारी कविताएं जो है हमें इस तरफ नजर आती हैं, जो देश की भावना यानी कि राष्ट्रीयता का पोषक हमें नजर आती हैं। फिर भारतेंदु युग की जो कविता है उसमें जनवादी विचारधारा के भी मुख्य स्वरूप देखने को मिलते हैं। इसमें जो समाज के दोष युक्त अंग हैं, जैसे कि आप कह लीजिए जो है कि बाल विवाह की कुप्रथा थी,
तो उस ऐसे कोई भी एक अंग को लेकर उन्होंने कटी आलोचना की है उसको। फिर वेद मार्ग को छोड़कर मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित लोगों की भी कटु आलोचना की गई है। इसमें राधाचरण गोस्वामी जी की कविता में हमें नजर आता है ये, कि उन्होंने जो मुस्लिम संस्कृति से लोग प्रभावित हो गए हैं, कि उन्होंने धर्म भी बदल लिया है, तो उनकी भी कटु आलोचना करते हुए वो नजर आते हैं। फिर प्रताप नारायण मिश्र जो है वो स्त्रियों की शिक्षा के पक्षपाती दिखते हैं हमें, बाल विवाह के विरोधी दिखते हैं और विधवाओं के दुख से क्षुब्ध नजर आते हैं हमें। फिर विदेशी वस्त्रों व अन्य वस्तुओं के आयात को जो है भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण माना है कविताओं में, यानी कि हमारे भारत ने खुद जो है कच्चा माल तो बहुत था, बल्कि उसको बाहर भेज दिया जाता था कच्चे माल को, तो कच्चा माल जो है बाहर भेज के वहाँ से चीज़ों को क्यों मंगाना, बल्कि अपने देश में ही स्वयं निर्माण करना। तो इसी समस्या को लेते हुए जो है इन कविताओं में हमें नजर आता है विदेशी वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के ऊपर जो कविताएं हैं, कि प्रेम घन की आर्याभिनंदन में, प्रताप नारायण मिश्र की होली है और अंबिका दत्त व्यास की भारत धर्म। तो इस प्रकार से ये कविताएं हैं जिनका मूल स्वर जो है मैं आपको बताती जा रही हूँ, उसमें जो हमें नजर आता है। फिर अब आता है ये जो है हमारा रहा भारतेंदु युग की बात रही, जिसमें कौन कौन सी कविताएं किन्होंने रची हैं, और इसके अलावा और भी ज़्यादा बहुत उदाहरण होंगे। तो आपको आधुनिक काल की जब कविताएं आप पढ़ते हो उसमें बहुत सारे कविताओं के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो वो सारी जो कविताएं जो भारतेंदु युग में हमने वहाँ पढ़ी हैं बहुत सारी, तो वो हमारी इस विषय में भी काम आती हैं इसे पढ़ने में। फिर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो हिंदी नवजागरण के चरण तो हमने पढ़े ही हैं, 1857 का विद्रोह जो हमने भारतीय नवजागरण में पढ़ा है, फिर भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है। तो अब हम द्विवेदी युग जो तीसरा वाला है वो पढ़ते हैं। द्विवेदी युग इन साहित्य जो रहा है जिसने कि नवजागरण में काम किया है, उसकी प्रधान भावनाएं जो रही हैं वो है देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, आशा और विश्वास के स्वर, राजनीतिक चेतना और सर्वतोन्मुखी जागृति। तो इस प्रकार से इनकी जो कविताएं रही हैं उनकी भावनाएं जो है विभिन्न जो विषय रहे हैं उनके ऊपर द्विवेदी युग में जो है कविताएं लिखी गई हैं। तो राजनीतिक चेतना की जो झलक हमें नजर आती है वो मैथिली शरण गुप्त हैं इनके द्विवेदी युग के, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविताओं में देखने को मिलती हैं। राम नरेश त्रिपाठी जो है इन्होंने जनता में राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए मिलन, स्वप्न, पथिक जैसे काव्य लिखे हैं। तो ये उदाहरण है राम नरेश त्रिपाठी के। फिर बाबू गुलाब राय कहते हैं कि राष्ट्रीयता की जो तान हमें भारतेंदु जी ने छेड़ी थी उसका स्वर जो है गुप्त जी में बहुत ऊंचा हो जाता है, यानी कि जो भारतेंदु युग की जो मेन हम कह सकते हैं जो मुख्य स्वर था कविताओं का वो राष्ट्रीयता की भावना जगाना था। लेकिन जब हम आते हैं द्विवेदी युग की तरफ तो यह स्वर जो है राष्ट्रीयता का ये बहुत ऊंचा हो जाता है। और द्विवेदी युग में जो थी मानवतावादी विचारधारा थी, तो ये आपको एक अलग से पॉइंट इसमें ऐड होता है द्विवेदी युग में, मानवतावादी विचारधारा, यानी कि मानव के सर्वस्व संपन्नता के लिए जो भी कार्य की जाए वो मानवतावादी विचारधारा में ही कहलाते हैं। तो नारीत्व के प्रति जो है उच्च भावना व्यक्त करने वालों में भी रहे हैं द्विवेदी युग में, जो कि श्रीधर पाठक हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने नारी की बात भी की है, नारी के सम्मान की बात की है, नारी के उत्कर्ष की बात की है। तो इसमें जो है द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता के साथ साथ एक प्लस पॉइंट और मानवतावादी विचारधारा और एक प्लस पॉइंट और नारी के लिए जो स्वर रहा है इनका कविताओं का वो रहा है, क्योंकि हमने जो भारतेंदु युग में पढ़ा है वो सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना तक सीमित था। द्विवेदी युग में मानवतावादी विचारधारा और नारियों के प्रति जो है जो नारी एक विषय रहा है द्विवेदी युग में। फिर श्रीधर पाठक जो है महिला समाज में जागृति चाहते हैं और राम नरेश त्रिपाठी के काव्य में हमें नारीत्व के प्रति उच्च भावना के दर्शन होते हैं। तो नारी भी द्विवेदी युग का एक विषय रहा है, क्योंकि नारियों का से संबंधित बहुत समस्याएं चल रही थी 1857 के बाद, जिसमें कि बाल विवाह भी एक समस्या थी, साथ साथ जो भी कुरीतियाँ और आती हैं, जिसमें कि एक तो विधवा विवाह का निषेध बहुत होता था, तो विधवा विवाह के लिए भी बहुत आवाज़ उठाई गई थी। तो ऐसी समस्या जो नारियों से संबंधित थी उस पर भी कविताएं रची जा रही थी। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय की अगर बात करें तो उनके काव्य में जो है नारी के नवीन रूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनके रस कलश कविता में देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका, जन्मभूमि प्रेमिका, लोक सेविका, धर्म प्रेमिका जैसी नायिकाओं के हमें दर्शन होते हैं। तो विभिन्न रूप जो हैं हमें नायिकाओं के यानी कि नारियों के जो हमें देखने को मिलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य में, जैसे कि रस कलश जो है कविता का इन्होंने उदाहरण दिया है। फिर प्रिय प्रवास की जब इनकी बात करते हैं तो इसमें राधा जो है वो एक लोक सेविका नायिका है, वह अपने प्रिय से अलग होकर रोती नहीं है वरन समाज की सेवा में ही अपने प्रेम की चरम परिणति देखती है। यानी कि जो आज़ादी में जो भारत देश के लिए सिर्फ पुरुष ही काम नहीं कर रहे थे, जो स्त्रियां भी थी वो बराबर की हकदार थी, वो हर काम जो है और पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। तो नारियों के ऊपर जो है उनका जो भी योगदान रहा है हमारे
हमारे देश की आज़ादी में, तो उनसे संबंधित कविताएं भी लिखी जा रही थी। फिर गुप्त जी आते हैं, उन्होंने उपेक्षिता नारी की बात करी है, जो उपेक्षित है उनके काव्य में जो है हमें चित्रित किया है। साकेत जो उनकी कविता रही है उसमें उर्मिला और केकई की बात की है। यशोधरा में यशोधरा की बात की है। द्वापर की विधृता ऐसी ही नारियां हैं जो कि उपेक्षिता नारी रही हैं। तो गुप्त जी ने जो है, मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है उपेक्षिता नारी की बात की है। लेकिन देखिए अब कहीं ना कहीं विषय जो है वो नारी ही नजर आती है। फिर द्विवेदी युग में जो है नारीत्व के प्रति उच्च भावनाओं की ठोस स्थापना हुई। इनकी कविता में नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं स्वस्थ रूप हमें नजर आता है। यानी कि नारी का जो भी व्यक्तित्व है, जो भी नारी है, वो पुरुष के बिना भी खड़ी हो सकती है। पुरुष के बिना भी उसका अपना एक कह सकते हैं उसका अपना एक रोल है, उसकी एक भूमिका है नारी की, हमारे देश के लिए, स्वयं के लिए, अपने घर के लिए। तो नारी की बात जो है द्विवेदी युग में जो है उसका स्वर हमें बहुत ऊंचा सुनाई पड़ता है। फिर मानव सेवा भी इस युग की जो है मूल भावना रही है। हमने मानवतावादी विचारधारा की बात करी है, तो मानव सेवा भी जो है मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत ही आता है। और इस भावना में की अभिव्यक्ति जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, स्नेही रामनरेश त्रिपाठी व रामचरित उपाध्याय की कविताओं में बड़ी सुंदरता से हमें सुनने को मिलती है। और हम केवल बात करें द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग के बाद भी जो साहित्य आता है प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, उसमें भी हमें बहुत काव्य ऐसे मिल जाता है जिसमें देश सेवा की बात है, जो जिसमें हम कह सकते हैं देश की प्रगति की बात है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल राष्ट्रीय प्रेम को ही मुखरित नहीं किया, उन्होंने स्वयं देश की लड़ाई में भी भाग लिया है। फिर निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने दिल्ली कविता में जो है देश के अतीत गौरव के साथ वर्तमान दुर्दशा का चित्रण कर गंभीर प्रभाव की अभिव्यक्ति की है। और कहीं कहीं क्रांति और ध्वंस के स्वर भी सुनाई देते हैं। नवीन जी की रचना कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो इस प्रकार देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण मिलते हैं जो कि नव जागरण में काम कर रहे थे। नव जागरण में द्विवेदी युग में जो राष्ट्रीयता भी आता है, मानवतावादी विचारधारा भी आता है और नारीत्व की बात भी की जाती है। तो इस प्रकार से 3-4 मुखरित होते विषय हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। जबकि भारतेंदु युग की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें एक विषय में नज़र आता है मुख्य, जो वहाँ पे है राष्ट्रता की भावना का विकास करना। फिर देखते हैं निराला ने जो है मातृभूमि की महिमा के वर्णन के साथ साथ उसे देवी रूप में भी चित्रित किया है। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल गर्जितोर्मी, सागर जल धोता शुचि चरण धवल, स्वर्ण कर बहु अर्थ भरे। तो इस प्रकार से जो है मातृभूमि की महिमा का वर्णन किया है निराला जी ने इसमें। और माखनलाल चतुर्वेदी की कविता जब हम देखें पुष्प की अभिलाषा, तो उसमें देश प्रेम की भावना को प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया है। तो मैंने इस जो क्लास ये बनाई है इसमें मैंने बहुत सारे उदाहरण ले लिए हैं जिसमें जो है देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावादी विचारधारा, नारीत्व की बात, ये सारे विषय जो हैं कि जो है इसमें कवर किए हैं। आप इसके और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आधुनिक काल में जो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में सारे जो हमने जितने भी साहित्यकार, जितने भी कवि पढ़े हैं, उनकी कविताओं के जो नाम हैं उससे ही समझ में आ जाता है कई कविताओं के नाम से कि उसमें उसका जो भाव है, जो उसका स्वर है वो क्या है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे दोनों विषय यहाँ पे जो है एक दूसरे से संबंधित ही हैं कि पहले भारतेंदु युग है नवजागरण में, उसके बाद द्विवेदी युग आता है नवजागरण में, इसके बाद हमारा गांधीवाद आएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान से पढ़िए और आधुनिक काल को भी इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से जो है भारतेंदु जी और द्विवेदी जी ने जो है इसमें जो है काम किया है नवजागरण लाने में हमारे भारत देश में। तो ये सारे विषय जो भी हमने इकाई 4 में पढ़े हैं सारे ही आपस में संबंधित हैं। अगर आप इसको एक कहानी के रूप में समझते हैं 1857 की क्रांति से प्रारंभ करके उन क्लासेस में मैंने जो समझाया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज की क्लास भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और आप हमारा चैनल जो है शेयर कीजिए ताकि और भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर फेसबुक वगैरह है, तो ताकि और लोगों को भी पता चले और जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सहायता प्रदान हो सके। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए अपने विषयों को और अपने यूजीसी नेट की तैयारी आप करते रहिए। धन्यवाद।